आपने अब तक खबरों का विश्लेषण देखा, खबरों के अंदर की खबर देखी। अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे और आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत बार बार सामने आ रही है। बच्चों के अभिभावक तय दुकानों से ही स्कूल की किताबें, ड्रेस और जरूरी चीजें खरीदने को मजबूर किए जाते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अल्टीमेटम के बाद तस्वीर कुछ बदलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कई जगहों से कार्रवाई की बात भी सामने आई है, पर सिस्टम की साठगांठ में पेरेंट्स आखिर किस तरह परेशान हो रहे हैं, इस पर देखिए विस्तार विशेष की एक खास रिपोर्ट। ये सख्ती भरा पोस्ट मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इसमें निजी स्कूलों को हिदायत दी गई है कि अगर पेरेंट्स पर स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों का दबाव बनाया गया तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों का नया सत्र शुरू हुआ तो फिर किताबों की दुकानों पर भीड़ नजर आने लगी। हर बार की तरह फिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई। बच्चों के माता पिता एक ही दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर दिखे। सही है ना ये नियम, दबाव नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स पे। नहीं तो पहले दबाव था कि इसी दुकान से लिया जाए, आजकल नहीं है। और होना भी चाहिए ये नियम कि दबाव नहीं रहे कि इसी दुकान से लो। बोलते हैं पूरे भोपाल में कहीं से भी खरीद लो, कहीं नहीं मिलेगी, ड्रेस भी यहीं मिलेगी, सारा मटेरियल यहीं से लेना पड़ेगा। उनकी शॉप है एमपी नगर में, वहाँ तक नहीं मिलेगी। कटारा हिल से हमको यहाँ आना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगी तो ही स्कूल में एंट्री होगी। आप तो उनसे पूछिए कहाँ पे मिलेगी, आप पूरे भोपाल में ढूंढिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जिन पब्लिकेशन किताब स्कूल वाले चलाते हैं वो आपको सिर्फ चुनिंदा ही दुकानों पर मिलेगी। जैसे कि भोपाल में अगर 100 दुकानें हैं तो मुश्किल से 5 या 10 दुकानों वो किताबें मिलेंगी आपको। दुकानें यहीं से फिक्स थी और यहीं से लेना पड़ता था, चाहे वो बुक्स हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, शूज, ये फिक्स था। जो हो रहा है वही चल रहा है, वही चलता रहेगा, वही चलता आ रहा है अभी तक के। मुझे तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है उसमें। कहीं और बुक्स मिल ही नहीं रही है। पेरेंट्स सोचते चलो ऑनलाइन देख ले, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। हम तो सारे ऑप्शंस खोल के बैठते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, डिस्काउंट ये लोग देते नहीं है। इधर पहली बार इस तरह की पोस्ट शिक्षा मंत्रालय की बजाय सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्स हैंडल से सामने आई। इसके बाद सभी कलेक्टर्स को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ये निजी स्कूलों के लिए चेतावनी तो थी ही, वहीं इस पोस्ट के दूसरे पहलू को देखें तो इसे मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग की समझ और अनुभव कहा जा सकता है। लंबे समय से प्राइवेट स्कूल्स और दुकानदारों के बीच साठगांठ का आरोप लगता रहा है। आरोप ये भी है कि कमीशन के बदले पेरेंट्स पर एक ही जगह से स्कूल सामग्री खरीदने का दबाव डाला जाता है। हालांकि दुकानदार इससे इनकार करते नजर आते हैं। पेरेंट्स को जहां सुविधा लगी वहीं जाएगा, वहीं से ले। ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर दुकान से ले। भोपाल में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप किताब खरीद सकते हैं। स्वेच्छा से आप कस्टमर के ऊपर, उसमें दुकानदार का कोई मतलब नहीं। दुकानदार और स्कूल्स की मनमानी की बात अक्सर सामने आती रही है, लिहाजा आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर स्कूल पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं तो इसके लिए क्या नियम है। निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म, किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकते स्कूल। यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म में बदलाव करते हैं तो अगले 3 सत्रों तक वो मान्य होगा। निजी स्कूल हर साल 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। फीस बढ़ाने के लिए आमदनी और खर्च दिखाने होंगे। ज्यादा फीस वसूलने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बार शिकायत सही पाए जाने पर 2 गुना होगा जुर्माना। यानी निजी स्कूल, दुकानदार और पब्लिकेशन किसी भी तरह की मनमानी करें और पेरेंट्स को मजबूर करें तो पेरेंट्स इसे सहने की बजाय इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर प्रशासन को भी अमल करना होगा। कहना कि बाकी आप भोपाल में घूमते रहिए, घूमने के बाद आपको एक ही दुकान पे आना पड़ेगा जो गुरुकुल बुक सेंटर है। ये क्योंकि पब्लिकेशन वाले जो होते हैं वो किताबें हर दुकान पे नहीं देते, इनकी सबकी जो साठगांठ है उसके बारे में परिजन आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि परिजनों को अगर कोई लोकल मार्केट है या उनके घर के पास जो दुकान है, हर दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक है, किताबें हैं, जो ड्रेस है वो उपलब्ध होने चाहिए। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
ये तो हुई राजधानी भोपाल की बात, लेकिन रीवा जिले में भी निजी स्कूलों की मनमानी बदस्तूर जारी है। यहाँ भी स्कूली बच्चों के माता पिता स्कूल प्रबंधन के आगे बेबस और मजबूर नजर आते हैं। उचित रेट में मिले, इतनी महंगी ना मिले। यहाँ से कोई रियायत नहीं मिल रही है। सब पेंशन वाले हैं, इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी सिर्फ भोपाल और इंदौर जैसे शहरों तक सीमित नहीं है। विंध्य के रीवा में भी निजी स्कूलों का मनमाना रवैया देखने को मिल रहा है। बुक्स और यूनिफॉर्म को तय जगह से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूल वालों का ऐसा कहना है कि भाई वहीं किताब मिल पाएंगी। अब पेरेंट्सों की मजबूरी है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में वहाँ से किताब लेनी पड़ रही है। अदर जगह कहीं मिल नहीं रही है। हर साल नई किताब लेते हैं और पुरानी जो किताबें हैं भी तो सब फटी वटी होती हैं, बच्चे उसको लाइक नहीं करते हैं, तो इस वजह से परेशानी है। इस मजबूरी के अलावा माता पिता को आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ता है, क्योंकि न उन्हें डिस्काउंट मिलता है और न ही उन बुक्स को अगले सेशन में रिपीट किया जाता है। कोई रियायत नहीं। उनका कहना है हमने पहले से रियायत कर मतलब कंसेशन करके रखा है। हम लोग सर सब पेंशन वाले हैं, इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक तो फीस इतनी ज़्यादा है और दूसरी बात ये है कि सर हर चीज़ को मैनेज करना बड़ी मुश्किल है, एक चुनौती है। इधर जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो नया गाइडलाइन है नवीन शिक्षा नीति का, उसके आधार पर एक आदेश निकाला है। जो भी धारा है नवीन साक्षरता अधिनियम 2017 की धारा 6 और 9 के तहत उनके विरुद्ध सख्ती निरूपित करने की या जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। जिम्मेदारों के कार्रवाई करने की बात और निजी स्कूलों के मनमानी के सिस्टम के बीच पिसता तो आम आदमी ही है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। इसी तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में भी आम जनता परेशान सी नजर आई। लोगों से बातचीत में साफ नजर आया कि शिक्षा माफिया सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। स्कूल वालों ने सिलेबस दिया हुआ था और हर साल ये प्राय देखा जा रहा है कि 2 ही बुक शॉप्स पे वो लोग भेजते हैं नॉर्मली, एमपी बुक्स स्टेशनरी और एक ये एमपी पब्लिशर्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही है और जो उन्होंने बुक्स लिख के दी हैं वो मात्र 60-70-100 रुपये से ज़्यादा की नहीं होंगी, पर जब आप उसमें एमआरपी देखेंगे ना तो इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है मानो परसेंटेज का बहुत गेम चल रहा है पूरी तरीके से। इतनी भीड़ में और स्कूल वालों ने कंपलसरी कर दिया कि कल आपको बच्चों को कॉपी कवर चढ़ा के मतलब स्कूल में लेके आना है बुक्स, तो हम लेके नहीं आए और यहाँ पे भीड़ है और दूसरी दुकान पे ये मिल भी नहीं रहा है। एमपी पब्लिशर पे ये यहाँ पे आए ज्ञान गंगा पे तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ज्ञान सागर के वो एमपी पब्लिशर में लाइन में लगना है हमें, क्योंकि मिलेगी नहीं ना कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, हमको यहीं आना है। सभी स्कूलों का है, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का तो ना बोल रहे हैं, छोटे बच्चों में सभी में प्राइवेट पब्लिशर है और एक एक बुक बहुत महंगी आती है और कहीं और मिलेगी भी नहीं, वो मजबूरी हो जाती है हमारी यहाँ से लेना। स्कूलों वालों ने बना रखा है कि पूरा भैया बना रखा है सिलेबस आपको वहीं मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि यार सिलेबस पूरा स्कूलों में मिले, बच्चे परेशान भी नहीं हो। ये 2 दिन से आदमी आ रहा है उनको पूरी कापी किताब मिल भी नहीं रहे हैं, आ जाना सुबह आना अभी नहीं मिल रहा है सिलेबस, परेशानी आ रही बहुत ज़्यादा है। सेंट मेरी स्कूल में पढ़ता है और कुल उसका 3900 रुपये या 4000 रुपये का कुछ बिल है, जिसमें से उनने कुछ डिस्काउंट कराया 15% और वो 3500-3400 रुपये का पड़ा है। मोनोपॉली खत्म होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स लागू होना चाहिए, उसमें 500-600 रुपये में हमें बुक मिल जाती है, पूरी कोर्स मिल जाता है। यहाँ पे 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लग रहे हैं। और जल्द ही विस्तार न्यूज की खबर का असर भी देखने को मिला। सीएम के गृह क्षेत्र उज्जैन में अधिकारियों ने बुक शॉप पर लगातार कार्रवाई की। क्या कहेंगे, लगातार विस्तार न्यूज की टीम कल भी यहाँ पर पहुंची थी, उसी की खबर का असर है, आज आप लोग चेकिंग करने आए? अभी हमने दुकानों में देखा है, उसके बाद अब स्कूल प्रबंधन से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और जो भी निकल करके तथ्य आएंगे उसके बाद हम स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था, उसके बाद भी दुकानदार धड़ल्ले से कॉपी किताब बेच रहे हैं, ड्रेस बेच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया था कि कोई सी भी दुकान पर जाकर किताब खरीद सकते हैं, कॉपियाँ खरीद सकते हैं, ड्रेसें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ही दुकानें यहाँ पर जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश की। ऐसा है कि जो निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में जिला स्तर से भी आदेश जारी कर दिया गया है और आदेश जारी हुआ है, तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और धीरे धीरे सारे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार विस्तार न्यूज़ कल से ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, क्या कहेंगे विस्तार न्यूज़ के बारे में?
अच्छी बात है अगर ऐसे विषयों को उठाता है जो बच्चों की और गार्जियंस के हित में है हमारे, तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए। देश में किसी को भी शिक्षा हासिल करनी है तो बस स्कूल तक का ही सफर तय करना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस्तर के हालात देश से अलग हैं। यहाँ शिक्षा भी किसी जंग से कम नहीं है। साल 2005 में बस्तर में सलवा जुडूम अभियान शुरू हुआ और कुछ समय में ही सिर्फ बीजापुर जिले में ही 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। दक्षिण बस्तर के ऐसे इलाके जो नक्सल प्रभावित थे वो एक झटके में ही 20 साल पिछड़ गए। हमारे रिपोर्टर ने करीब 500 किलोमीटर का सफर तय किया ताकि आप तक इन स्कूलों के बंद होने की कहानी और इन्हें वापस शुरू करने का संघर्ष दिखाया जा सके। विस्तार विशेष में देखिए बस्तर में पढ़ाई की लड़ाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है पुसनार गांव। इस गांव तक पहुंचने से पहले ही नक्सलियों की मौजूदगी के सबूत दिखने लगेंगे। नक्सलियों की कायराना करतूत हर कुछ दूरी पर देखने को मिलेगी। सड़क किनारे जली हुई गाड़ियां, पेड़ पर चिपके नक्सली पर्चे इसी की निशानी है। गंगालूर थाने के अंदर कई पुलिस कैंप जरूर मौजूद हैं, लेकिन जवान भी इन पर्चों को निकालने का खतरा नहीं उठाते। यही रास्ते में गंगालूर से कुछ आगे बद्देपारा में नजर आ रहा खंडहर पहले स्कूल हुआ करता था। नक्सलियों ने इस स्कूल को साल 2005 में तोड़ दिया। कुछ साल पहले तक, खास तौर पे साल 2005 से पहले तक, ये भवन जो है गंगालूर के बिद्दापारा का, ये इस गांव का प्राथमिक स्कूल था। लेकिन 2005 में जब सलवा जुडूम यहाँ शुरू हुआ तो नक्सलियों के मन में ये डर बैठ गया कि फोर्स यहाँ आएगी और यहाँ आकर वो अपने कैंप स्थापित कर लेगी। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ उस वक्त भी 50 से 60 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इस स्कूल के धराशायी होने के बाद ये इलाका करीब 20 साल पिछड़ गया। करीब 19 साल बाद अब यहाँ फिर से एक स्कूल खोला जा रहा है। हमें गंगालूर के बद्देपारा में शुद्रू मिले। 2005 में जब नक्सलियों ने उनके गांव का स्कूल तोड़ा, उस वक्त वो 4th क्लास में थे। लेकिन नक्सलियों के स्कूल तोड़े जाने के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके साथ पढ़ रहे 50 से ज्यादा बच्चों ने भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब 20 साल बाद गांव में एक और स्कूल बन रहा है, तो शुद्रू को उम्मीद है कि उनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे। ये 2005 के तोड़ दिए सर। हम लोग 2000 मतलब 1 से पढ़ रहे थे। आप तब कौन से क्लास में थे? मैं चौथी कक्षा में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ाई की आपने आगे? नहीं किया सर। बच्चे बहुत सारे थे सर, वो स्कूल तोड़ दिए तो दोबारा बच्चे नहीं पढ़ पाए। कुछ बच्चे लोग उधर अंदर मतलब उधर गंगालूर जाके पढ़े। तो अब आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे? जी जा पाएंगे। अभी तक सवाई नहीं किया सर। अभी उधर जा रहे हैं फिलहाल के लिए। इधर वहाँ से स्कूल इधर आएगा तो यहीं पढ़ाई हो जाएगी। तो वहीं रंजन बताते हैं कि 20 साल से बस्तर में काला दौर चल रहा है। तमाम सुविधाओं और तकनीक के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं बदला। काला दौर था बस्तर के लिए, तो ये वाकई में काला दौर था कि शिक्षा जहाँ ना हो वो इलाका पिछड़ता, ये तय है। और 2 दशक पहले जो हालात यहाँ बने थे, तो बस्तर को आज इस इलाके को खासकर बढ़ने में 2 दशक के बाद ये समय जहाँ हम आज टेक्नोलॉजी में आ गए, 5G में आ गए, ये इलाका आज भी नेटवर्क से भी ही नहीं। नक्सली इलाके में बाहरी व्यक्ति का घुसना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में बंद पड़े स्कूलों को वापस शुरू करना बड़ी चुनौती थी। देश में शायद बस्तर ही ऐसी जगह होगी जहां बंद स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाकिर खान वो शख्स हैं जिनके जरिए 200 से ज्यादा स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती था, ये बता रहे हैं जाकिर खान। हाँ, वो इलाके बहुत ज़्यादा दुर्गम भी हैं, अति संवेदनशील भी हैं और जहाँ पर आमतौर पर पहुँचना बहुत कठिन होता है। अब वहाँ पर जाकर अब काम करने का प्रयास कर रहे हैं अगले चरण में। क्योंकि हमारा स्कूल ये खोलने का जो एक ये प्रयास था, एक साथ नहीं हुआ। हम चरण बाय चरण, साल दर साल हम इन स्कूलों को खोलते गए हैं और तब जाके ये 4-5 सालों में हम ये 220 स्कूल खोल पाए। इसके बाद हम मुश्किल सफर तय कर पुसनार गांव तक पहुंचे। पिछले साल तक यहाँ कोई स्कूल नहीं था। सबसे करीबी स्कूल भी करीब 15 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए एक मुश्किल सफर तय करना पड़ता था।
ऐसे में प्रशासन ने पुसनार के ही रितेश को शिक्षा दूत बना दिया। आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि नक्सलियों के स्मारक के पास ही में 50 से ज्यादा बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। कब खुला ये स्कूल? 26 जून से। 26 जून पिछले साल? जी जी पिछले साल। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 57 है, 57 बच्चे हैं यहाँ पर? जी। अच्छा, तो आप अकेले पढ़ाते हो? जी मैं अकेला पढ़ाता हूँ सर। 57 बच्चों को? जी। अच्छा, उनकी परीक्षाएं कौन कराता है? मैं ही कराया हूँ सर। मुश्किल तो बहुत कठिन आई थे सर, मैं तो गाँव वालों को पूछा हूँ तो वो लोग बोले हैं ठीक है आप स्कूल खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ। इतना साल तो बंद पड़ा था, बच्चे लोग तो अभी तक बाहर तो देखे नहीं। हाँ। तो ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे, वो लोग भी कुछ मेरे को सपोर्ट दिए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक कई सालों से इस पुसनार इलाके में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन अब कम से कम उन्हें एक ये झोपड़ी तो नसीब हो सकी है। लेकिन विस्तार न्यूज आपको इस इलाके में आ रहे बदलाव की तस्वीर भी दिखाएगा। पुसनार गांव में जल्द ही एक स्कूल खुल जाएगा। हालांकि इस अधूरे भवन में नक्सलियों की मौजूदगी के निशान साफ नजर आते हैं। पुसनार के स्कूल में टीवी लगी हुई है, नेट लगा हुआ है, बैटरी बैकअप दिया हुआ है ताकि ये चलते रहे। जो बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे थे, वो झोपड़ी देखी ना आपने, वहाँ क्या स्थिति थी। वो बच्चे कुछ दिनों बाद अगले सत्र से यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की समस्याएं कितनी, ये देखिए, ये एक निशान आपको दिख रहा है। यहाँ जो शिक्षक है रितेश, उन्होंने बताया कि रात को एक गोली चली थी जो इस कांच को तोड़ते हुए अंदर चले गई। गोली किसने चलाई ये नहीं पता। पुसनार में मैं देख रहा हूँ इस तरह के स्कूल बन गया जहाँ ये डिजिटल तरीके से पढ़ाई की जाएगी बच्चों की। लेकिन समस्या देखिए यहाँ की, ये एक तस्वीर देखिए, ये स्कूल है, इसके बगल में पेड़ है और यहाँ देखिए ये नक्सली पर्चा लगा हुआ है। 30 मार्च को जो बंद का आह्वान किया गया था उसका नक्सली पर्चा लगा है यहाँ पे। अब आप समझेंगे यहाँ की समस्याएं क्या है। 20 साल लगे बस्तर की इस तस्वीर को बदलने में। ये रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ भी अब शिक्षा की अलग जाग रही है और इसमें रितेश जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित पुसनार इलाके से। अब बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे चर्चित और पुराना मुद्दा है स्काई वॉक। इसे सूबे की राजनीति में सियासत का स्मारक भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनता के करोड़ों रुपए कैसे दिन ब दिन कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। आज विस्तार विशेष में देखिए स्काई वॉक की पूरी कहानी। आम जनता के गाढ़ी कमाई के 77 करोड़ रुपए खंडहर में तब्दील होने लगे हैं। बात रायपुर के स्काई वॉक की हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये स्काई वॉक की तस्वीर है और स्काई वॉक पे जो तमाम तरीके के सामग्री लगाए गए थे वो सामग्री अब खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। स्काई वॉक, इस नाम को छत्तीसगढ़ में सहूलियत से ज्यादा सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि राजधानी रायपुर के माथे पर ईंट, सीमेंट और लोहे का ये ढांचा लचर सिस्टम का जीता जागता स्मारक है। स्काई वॉक इस बात का भी गवाह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट समय रहते पूरा ना हुआ तो टैक्स में वसूला गया जनता का पैसा कबाड़ में तब्दील हो जाता है। साल 2017 में स्काई वॉक के कागज पर बनने से लेकर कबाड़ में तब्दील होने तक की पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए शहर की जनता इसे लेकर क्या सोचती है। अब दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब क्या, मतलब करना क्या है ये समझ में नहीं आया हमको, समझ में ही नहीं आया। वो बोलते हैं कि वॉकिंग ब्रिज है। बहुत सालों से ऐसे ही है, जब से रमन सिंह लगा था तब से ही पड़ा हुआ है। 5-6 साल से पड़ा हुआ बंद है। पैदल वाले क्या है कि मतलब नहीं है, मतलब ट्रेन वाला हो तो बात दूसरी है। आदमी चलेगा, फायदा ही होगा किसी का, रोड जाम नहीं होगा, रोड बचेगा। सुना आपने, रायपुर की जनता भी जानती है कि स्काई वॉक छत्तीसगढ़ के माथे का वो कलंक है जिसे ना मिटाया जा सकता है ना छुपाया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? करोड़ों का प्रोजेक्ट कैसे सियासत का स्मारक बन गया, वो अब जान लीजिए। साल 2017 में प्रोजेक्ट लाया गया। महज 15 दिन में टेंडर निकाले गए। चंद महीनों में प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ी। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट 78 करोड़ का हो गया। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2019 में काम पर रोक लगी। 70% काम हो चुका था पूरा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
भूपेश सरकार ने जांच कमेटी को सौंपी। 4 साल बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। कुल मिलाकर स्काई वॉक गले की वो हड्डी बन गया जिसे ना निगलते बना ना उगलते। 5 साल से स्काई वॉक के पिलर जंग खा रहे हैं। ये ढांचा कबाड़ में तब्दील हो रहा है। करोड़ों का सामान धूल खा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट राजनीति की भेंट चढ़ गया या बीजेपी सरकार फिर से काम शुरू करेगी। राजधानी रायपुर के इस ज्वलंत मुद्दे पर सियासत गरमाती रही है। बीजेपी सरकार में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत और कांग्रेस सरकार में रायपुर के महापौर क्या कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। पूर्व मंत्री माननीय राजेश मूणत जी की जिद के कारण और केवल उनके प्रेस्टीज इशू के कारण वो वहाँ 80 करोड़ रुपया लगा दिया गया। भूपेश बघेल जी की सरकार जब रही उसमें भी ये बहुत कोशिश हुई, लेकिन अब हमने सुना है कि जो विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि स्काई वॉक तो बंद कर रहेगा। जो भी होगा जनहित में होगा, जनता के हित में होगा। सरकार की पूर्व सरकार ने रोका क्यों? और रोकने के बाद में कोई तथ्य थे? उनकी 3 कमेटियां बनी, तीनों कमेटियां ने जांच कर ली। जांच करने के बाद में रिपोर्ट आ गई, कहीं कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। तो इधर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जल्द फैसला लेने की बात कह रहे हैं। अब सरकार उस पर आगे किस तरह से क्या करना है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। टेक्निकल कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में जो बनी थी। एक और कमेटी की रिपोर्ट आनी है और ओवरऑल हम उस पर विचार कर रहे हैं कि आगे उसको किस तरह से क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। कबाड़ होते स्काई वॉक पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो स्काई वॉक और भी जर्जर हो जाएगा। इसके बाद नए सिरे से रिनोवेशन कराना सरकार की जेब पर भी भारी पड़ सकता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो हमने आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।